हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज हम डे 18 सेशन शुरू करने जा रहे हैं। इस सेशन में हम एक्सक्लूसिवली सिर्फ स्क्रिप्ट्स ही लिखेंगे। ओके। और अगर आपको याद हो, हमारा जो प्रीवियस सेशन था उसमें हमने टोटल 8 स्क्रिप्ट्स लिखे थे। तो आज का जो डे 18 सेशन है वो उस प्रीवियस सेशन का एक्सटेंशन है। ओके। अब यहाँ पे जो हम स्क्रिप्ट्स लिखेंगे वो उनका जो साइज होगा थोड़ा सा बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि आइडिया क्या है कि स्टेप बाय स्टेप हम जो प्रोग्राम लिखेंगे उनका साइज धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ओके, क्योंकि हमें ये हैबिट डालनी है हाउ टू हैंडल लार्ज प्रोजेक्ट्स, राइट। लेकिन स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, इमीडिएटली नहीं, क्योंकि फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, राइट। तो स्टेप बाय स्टेप जो हम प्रोग्राम्स या स्क्रिप्ट्स लिखेंगे, राइट, उनका साइज बढ़ेगा। ओके, ताकि हमें एक हैबिट बन जाएगी हाउ टू हैंडल लार्ज प्रोग्राम्स, लार्ज स्क्रिप्ट्स। ठीक है, ताकि आगे जाके जब हम जेंगो और रिएक्ट्स के प्रोजेक्ट्स लिखेंगे उनको हैंडल करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, राइट। हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। नहीं तो लार्ज प्रोजेक्ट्स को, लार्ज प्रोग्राम्स को हैंडल करना आगे जाके बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो चलो फिर शुरू करते हैं डे 18 सेशन। आज हम ये कुछ स्क्रिप्ट्स लिखेंगे। जैसे पहली स्क्रिप्ट है हमारी स्मार्ट बैंकिंग कंसोल सिस्टम, ये पहली स्क्रिप्ट होगी। दूसरा है स्टूडेंट स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी सिस्टम। तीसरी स्क्रिप्ट हमारी होने वाली है ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग बिल जनरेटर। और चौथी स्क्रिप्ट होगी हमारी यूनिवर्सिटी एडमिशन डिसीजन सिस्टम। और अगर टाइम बचा तो हम एक एक आधी स्क्रिप्ट्स और कर लेंगे। पर मेन हमारा जो है मोटिव है इस सेशन का टू कवर दीज 4 स्क्रिप्ट्स। तो शुरू करते हैं अपना पहले मिनी प्रोजेक्ट स्मार्ट बैंकिंग कंसोल सिस्टम से। स्टार्ट करते हैं अपने पहले मिनी प्रोजेक्ट से जिसका नाम है स्मार्ट बैंकिंग कंसोल सिस्टम। इस एप्लीकेशन की सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, उन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को समझने के बाद उनको करेंगे हम प्रोग्राम यूजिंग द वीएस कोड एडिटर। ओके, आज हम आइडल एडिटर नहीं यूज करेंगे, आज हम वीएस कोड एडिटर यूज करेंगे। ओके, तो इसकी काफी सारी स्टेजेस हैं, वो वन बाय वन देख लेते हैं। स्टेज 1 सबसे पहले होता है यूजर अथेंटिकेशन। क्योंकि होता क्या है, अगर आपको बैंकिंग सर्विसेज अवेल करनी है तो बैंक पहले क्या करेगा, आपको अथेंटिकेट करेगा। क्योंकि अगर आप जेन्युइन यूजर हो, ठीक है, तभी आपको एक्सेस मिलेगा बैंकिंग सर्विसेज के लिए। ठीक है, और ऑथेंटिकेशन कैसे होता है आपको भी पता है, एक अकाउंट नंबर होता है और एक पिन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सिस्टम क्या करेगा, इट विल डिस्प्ले ए वेलकम मैसेज टू द यूजर। ओके, स्टेप 2 में क्या करेगा, इट विल प्रॉम्प्ट द यूजर टू गिव एन अकाउंट नंबर। क्योंकि हर यूजर का, जितने भी बैंक के कस्टमर्स होते हैं, उन हर एक कस्टमर का एक अकाउंट नंबर होता है जो होता है यूनिक। ठीक है, डुप्लीकेट कभी भी नहीं होता। ठीक है, सो दैट मीन्स नो टू कस्टमर्स विल हैव द सेम अकाउंट नंबर। तो सिस्टम उसको प्रॉम्प्ट करेगा कि भाई अकाउंट नंबर दो। ठीक है, उसके बाद वो प्रॉम्प्ट करेगा यूजर को कि अपना 4 डिजिट पिन नंबर दो। उसके बाद सिस्टम क्या करेगा, जो भी एंटर्ड अकाउंट नंबर है उसको वैलिडेट करेगा। क्योंकि ध्यान रखना, कोई भी इंफॉर्मेशन जो सिस्टम यूजर से लेता है उसको पहले वैलिडेट किया जाता है, उसके बाद रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग इनिशिएट होती है। ओके, तो यूजर ने पहले क्या दिया था, अकाउंट नंबर, उसको वैलिडेट करेगा अगेंस्ट दी स्टोर्ड क्रेडेंशियल्स। स्टोर्ड क्रेडेंशियल मीन स्टोर्ड अकाउंट नंबर, जो बैंक ने आपको एलोकेट किया था एट द टाइम ऑफ योर ओपनिंग ऑफ द अकाउंट। ठीक है, बैंक, क्योंकि जब आप बैंक अकाउंट खोलते हो आपको एक फॉर्म दिया जाता है, उसमें आपकी काफी सारी डिटेल्स कैप्चर की जाती हैं। आपका फर्स्ट नेम क्या है, मिडिल नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका टेलीफोन नंबर क्या है, आपने इनिशियल अमाउंट क्या दिया था जब आप अकाउंट खुलवा रहे हो। ठीक है, आपके बायोमेट्रिक्स रिकॉर्ड होते हैं और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उनमें से सबसे 2 क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है, आपका अकाउंट नंबर जो सिस्टम ने यूजर से ले लिया, और पिन नंबर। तो सबसे पहले क्या होगा, सिस्टम शैल वैलिडेट द एंटर्ड अकाउंट नंबर अगेंस्ट द स्टोर्ड अकाउंट नंबर। अगर अकाउंट नंबर इनवैलिड पाया गया तो सिस्टम क्या करेगा, एक मैसेज डिस्प्ले कर देगा, एरर मैसेज डिस्प्ले कर देगा, इनवैलिड अकाउंट नंबर। ओके, अगर अकाउंट नंबर ठीक हुआ तो कौन सी चीज वैलिडेट होगी, पिन नंबर, क्योंकि उसके बाद हमने पिन नंबर एंटर किया था ना। अगर पिन नंबर भी इनकरेक्ट हुआ, सिस्टम डिस्प्ले कर देगा कि भाई आपका पिन इनकरेक्ट है, तो एरर मैसेज आ जाएगा, इनकरेक्ट पिन नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ओनली इफ बोथ अकाउंट नंबर एंड पिन आर करेक्ट सिस्टम शेल अलाउ द यूजर टू एक्सेस द बैंकिंग सर्विसेज। तो बैंकिंग सर्विसेज कस्टमर को तभी मिलेंगी जब वो करेक्ट अकाउंट नंबर और करेक्ट पिन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये यूजर अथेंटिकेशन की स्टेज कंप्लीट हुई। अब आते हैं हम अपनी स्टेज 2 पे।
तो स्टेज 2 में क्या होगा, अब पहली बैंकिंग सर्विसेज आपकी कौन सी हुई, मेन्यू, एक आपको मेन्यू मिलेगा, ठीक है, मेन्यू डिस्प्ले होगा। तो अपॉन सक्सेसफुल लॉगिन सिस्टम क्या डिस्प्ले करेगा, ये 3 मेन्यू ऑप्शंस डिस्प्ले करेगा, ठीक है। आप ज्यादा भी कर सकते हो, पर मैंने अपने एप्लीकेशन में ये 3 चीजें इंक्लूड की है, क्योंकि दिक्कत क्या है कि अभी हमारे पास डेटाबेस नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन बैंक कैप्चर करता है वो कहाँ स्टोर करता है, डेटाबेस में करता है। अभी हमने डेटाबेस का चैप्टर कवर नहीं किया, वो आने वाले सेशंस में करेंगे, तब आप वो मॉड्यूल आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। उस डेटाबेस में जितनी भी इंफॉर्मेशन कैप्चर करता है बैंक, उसमें स्टोर होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपको डिटेल्स मिनी स्टेटमेंट देखना है, डिटेल्स ऑफ लास्ट 6 ट्रांजैक्शंस देखना है, या पिन नंबर चेंज करना है, ठीक है, इस तरह की जो कंप्लीट रेंज ऑफ जो बैंकिंग ऑपरेशंस होती हैं वो आप इनिशिएट कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं कर सकते क्योंकि अभी आपका डेटाबेस बैकएंड में मिसिंग है। तो टू कीप इट सिंपल मैंने सिर्फ ये 3 चीजें रखी हैं, चेक बैलेंस, विड्रॉल और डिपॉजिट अमाउंट, ठीक है। तो इनके ऑप्शंस नंबर होंगे 1, इसका होगा 2 और इसका होगा 3, ओके, ये होगा 3, ओके। यहाँ पे ये देखो, यहाँ लिखा 1, 2 and 3। तो सिस्टम शैल प्रॉम्प्ट द यूजर टू बेसिकली सिलेक्ट एनी वन ऑफ दीज 3 ऑप्शंस 1, 2 and 3। अब बैलेंस इंक्वायरी कब होगी, ऑप्शन नंबर 1 बैलेंस इंक्वायरी है ना, ऑप्शन नंबर 1 बैलेंस इंक्वायरी को इनिशिएट करता है। तो सिस्टम क्या करेगा, इट विल डिस्प्ले द अवेलेबल अकाउंट बैलेंस, ठीक है, जितना भी बैलेंस है अभी कस्टमर का राइट नाउ, जो भी करंट बैलेंस है वो डिस्प्ले हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। फिर आते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे। ऑप्शन नंबर 2 पे वो क्या है, विड्रॉल, आपको कोई पैसा निकालना है बैंक से, विड्रॉ करना है, ठीक है। तो सिस्टम क्या करेगा, भाई बताओ कितना पैसा आपको निकालना है, ठीक है, प्लीज एंटर दी विड्रॉल अमाउंट, ठीक है। अब ये जो विड्रॉल अमाउंट होगा ये भी वैलिडेट होगा, इसके ऊपर 2 कंडीशंस लगेंगी, ठीक है, दीज आर द 2 कंडीशंस, राइट, जो इंप्लीमेंट होगी। एक तो जो विड्रॉल अमाउंट है इट शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, एंड इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू दी अवेलेबल बैलेंस, ठीक है। ये 2 कंडीशंस लगेंगी, एंडिंग होगा, ठीक है। एक, जब विड्रॉल अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू दी अवेलेबल बैलेंस। तो ये कंडीशन आपकी, ये 2 कंडीशंस उस पे इंप्लीमेंट होगी, ओके, जो भी आप बैलेंस विड्रॉल अमाउंट आप बैंक को दोगे, ठीक है। इफ द वैलिडेशन सक्सीड्स, सिस्टम क्या करेगा, डेफिनेटली वो जो विड्रॉल अमाउंट है आपके जो करंट बैलेंस से सब्ट्रैक्ट कर देगा, डिडक्ट कर देगा, और क्या करेगा, इट विल डिस्प्ले ए कंफर्मेशन मैसेज, कंफर्मेटरी मैसेज देगा कि भाई आपका अमाउंट डिडक्ट हो गया और कितना अपडेटेड बैलेंस है, ठीक है। और अगर वैलिडेशन फेल हो जाता है, ठीक है, मतलब इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फेल हो जाती है, तो सिस्टम क्या करेगा, ये एरनियस मैसेज डिस्प्ले करेगा, इनवैलिड और इनसफिशिएंट बैलेंस। अब इनवैलिड कब होगा, जब विड्रॉल अमाउंट लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। इनसफिशिएंट कब होगा, जब आप विड्रॉल अमाउंट दोगे आपके बैलेंस से ज्यादा होगा। जैसे मान लो आपका अभी करंट बैलेंस है 10,000, आप विड्रॉल अमाउंट डाल रहे हो 15,000, तो वो पॉसिबल ही नहीं है ना, विड्रॉल कैसे पॉसिबल होगा, ओके। तो ये इस केस में इनसफिशिएंट बैलेंस का एरर मैसेज यूजर को शो हो जाएगा, ओके। तो ये हुआ आपका स्टेज 4 ओवर। अब आते हैं स्टेज 5 पे, डिपॉजिट पे, जब आपको पैसा डिपॉजिट करना है। हाँ जी, तो डिपॉजिट में क्या करना है, ऑप्शन नंबर 3 पे डिपॉजिट है ना, डिपॉजिट होगा ना, डिपॉजिट की ये फंक्शनैलिटी इनिशिएट होगी। तो सिस्टम क्या करेगा कि भाई अपना डिपॉजिट अमाउंट बताओ, कितना पैसा आपको जमा कराना है अपने अकाउंट में, ठीक है। सिस्टम इसको भी वैलिडेट करेगा, ठीक है, दैट द डिपॉजिट अमाउंट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। इस पे क्या कंडीशन है, वैलिडेशन कौन सी है, डिपॉजिट अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। इफ इट इज ग्रेटर देन 0, इफ इट इज वैलिड, सिस्टम क्या करेगा, आपके एग्जिस्टिंग बैलेंस में उसको ऐड कर देगा, कंफर्मेटरी मैसेज भी देगा और अपडेटेड बैलेंस भी शो कर देगा, ठीक है। अगर वैलिड नहीं हुआ, ठीक है, मतलब लेस देन और इक्वल टू 0 हुआ, सिस्टम कह देगा इनवैलिड डिपॉजिट अमाउंट डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं लास्ट स्टेज पे, स्टेज 6 पे, इनवैलिड मेन्यू हैंडलिंग, ओके। अब ये कब आएगा, जब आप कोई भी ऑप्शन नंबर दोगे जो 1 नहीं है, 2 नहीं है और 3 नहीं है, ठीक है। तो सिस्टम क्या करेगा, ये एरर मैसेज डिस्प्ले कर देगा, इनवैलिड मेन्यू चॉइस। क्योंकि आपने देखा था ना कि ऑथेंटिकेशन के बाद मेन्यू डिस्प्ले होता है 1, 2 and 3, ठीक है। आपको करंट बैलेंस देखना है, ठीक है, विड्रॉ करना है और डिपॉजिट करना है, ठीक है, 3 ऑप्शंस है ना आपके। तो ऑप्शन नंबर और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑप्शन नंबर्स कौन से थे, 1, 2 and 3। तो इसके अलावा अगर आपने कोई दिया तो उसको एरर माना जाएगा और सिस्टम कहेगा इनवैलिड मेन्यू चॉइस, ठीक है। तो सारी स्टेजेस हमने देख ली। आप चलते हैं वीएस कोड में और इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं, जितनी भी ये फंक्शनैलिटी थी, ठीक है। ये वीएस कोड एनवायरनमेंट में आ गए,
ठीक है। अब वो जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स थी उनको हम प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक नई फाइल खोलते हैं, ser1.py। ओके, इसको मैक्सिमाइज कर लो ताकि काम करने में आसानी हो। तो जो पहला स्टेप था क्या था, यूजर को एक वेलकम मैसेज देना। तो देते हैं प्रिंट स्टेटमेंट से, बैंक का कोई भी नाम ले लो, कोई भी नाम रख लो। मैं रख लेता हूँ एबीसी बैंक। ठीक है जी। अब हमें क्या लेना है यूजर से, उसका अकाउंट नंबर और पिन। तो वेरिएबल डिफाइन कर दो अकाउंट नंबर। इनपुट स्टेटमेंट से यूजर को प्रॉम्प्ट करो कि भाई वो एंटर करे अकाउंट नंबर, एंटर दी अकाउंट नंबर, एज सिंपल एज दैट। अब ले लो पिन ले लो, इनपुट स्टेटमेंट से पिन ले लो। ठीक है, एंटर 4 डिजिट पिन। अब ये भी बता दो, इंडिकेट कर दो कितने डिजिट का होता है पिन कोड। ठीक है, ताकि यूजर को आसानी रहे। ठीक है, अब ये यूजर से हमने अकाउंट नंबर ले लिया और पिन ले लिया। अब इसको वैलिडेट करेंगे अगेंस्ट दी स्टोर्ड क्रेडेंशियल्स। ठीक है, जो अकाउंट नंबर, जो पिन अब हाँ बैंक के डेटाबेस में सेव्ड है, उसके अगेंस्ट हम इसको वेरीफाई करेंगे कि ये जो यूजर ने अकाउंट नंबर और पिन दिया है ठीक दिया है या गलत दिया है। ओके, तो लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास डेटाबेस नहीं है। ओके, क्योंकि अभी डेटाबेस का चैप्टर हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि डमी वैल्यूज डिफाइन कर लेते हैं, उनको हार्ड कोड कर लेते हैं। ओके, तो डमी क्रेडेंशियल्स लिख देते हैं यहाँ पे, स्टोर्ड डमी क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स मतलब इंफॉर्मेशन, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे हुआ आपका अकाउंट नंबर, राइट, स्टोर्ड अकाउंट नंबर, कुछ भी डिफाइन कर लो, कुछ भी डमी। ठीक है, इस तरह स्टोर्ड पिन 4321, कुछ भी ले लो, डमी है सब। ठीक है, अब इसको चेक करो अगेंस्ट दी अकाउंट नंबर एंड पिन गिवन बाय द यूजर। ओके, ये यूजर ने जो दिया अकाउंट नंबर, देखो ये आगे, इसको यहां से सेलेक्ट कर लो, इज इक्वल टू स्टोर्ड अकाउंट नंबर। ओके, पिन भी चेक कर लो, स्टोर्ड पिन। ठीक है जी, देखो अगर ये दोनों बराबर है, सॉरी यहाँ पे देख रहे हो ये टिल्डे साइन आ गया, इसका मतलब कुछ गड़बड़ किया। ओके, तो इसका मतलब क्या हो, लॉगिन आपका सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि अकाउंट नंबर भी वैलिडेट हो गया, पिन भी वैलिडेट हो गया। तो यहाँ पे प्रिंट करो लॉगिन सक्सेसफुल। तो सिंपल है, प्रोग्रामिंग ज्यादा मुश्किल नहीं है अगर आपको क्लियर है, राइट, करना क्या है। ठीक है, व्हाट नीड्स टू बी डन, और किस स्टेज पे क्या करना है। ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक तो आपको समझना है, प्रॉब्लम डेफिनेशन समझना, और कौन सी चीज कब इंप्लीमेंट करनी है, जो फ्लो होता है वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। प्रोग्राम लिखना कोई मुश्किल नहीं है, आपके सामने है, एज यू आर सीइंग, राइट, लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है जी, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया आपका। अब करो आप मेन्यू डिस्प्ले। तो तीसरा स्टेप क्या था, ऑथेंटिकेशन के बाद क्या था आपका, मेन्यू का आ गया। तो मेन्यू अब डिस्प्ले करो, इसको थोड़ा सा गैप दे दो, स्लैश एन कर दो। ठीक है, एक लाइन का गैप आ जाएगा। मेन्यू ऑप्शंस, ठीक है जी, ये तीन मेन्यू ऑप्शंस हमने डिस्कस किए थे कि ये इंप्लीमेंट होने चाहिए। ठीक है, चेक बैलेंस, विड्रॉ एंड डिपॉजिट। ओके, अब ले लो चॉइस, ले लो यूजर से, सिलेक्ट
ऑप्शंस, सिलेक्ट ऑप्शन रहा था क्योंकि एक ही है, 1 2 और सॉरी 3। ओके, अब लगाओ इफ स्टेटमेंट। अगर 1 है, ये 1 क्या है आपका डिस्प्लेइंग बैलेंस। ठीक है, कमेंट भी लिख दो ताकि पता लगे कि क्या हो रहा है, इस सेक्शन में क्या कर रहे हो, डिस्प्लेइंग द बैलेंस। ठीक है जी। करंट बैलेंस बोलो, अवेलेबल बैलेंस बोलो, जो भी सुटेबल मैसेज आपको लगता है वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। राइट, एलिफ चॉइस इज इक्वल टू 2। 2 में क्या है, विड्रॉल था। ओके, विड्रॉ अमाउंट। ओके, तो इसके लिए फिर आपको क्या यूजर को प्रॉम्प्ट करना पड़ेगा कि भाई विड्रॉल अमाउंट बताओ। ओके, सो अमाउंट इज इक्वल टू, इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दो क्योंकि स्ट्रिंग को तो आप अर्थमेटिक में यूज नहीं कर सकते ना। एंटर विड्रॉल अमाउंट, जो भी अमाउंट विड्रॉ करना है वो एंटर करवा लो। ठीक है जी, ये अमाउंट आ गया आपका, विड्रॉल अमाउंट आ गया आपका। ओके, अब क्या करोगे, इस पे क्या चेक करोगे, क्योंकि इस अमाउंट पे भी तो वैलिडेशन करना है आपको, है ना। क्या चेक करना है कि वो 0 या 0 से लेस नहीं होना चाहिए, एंड इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू दी अवेलेबल बैलेंस। तो वो कैसे चेक करोगे, तो एंडिंग करना पड़ेगा ना, दो कंडीशन उनको ऐड कर दो, एंडिंग कर दो, सिंपल। इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन 0 एंड, ठीक है, अमाउंट इज लेस देन और इक्वल टू दी अवेलेबल बैलेंस। ओके, अवेलेबल बैलेंस, ठीक है, तभी हमें एक्शन लेना है। ओके, तो यहां पे क्या करोगे, बैलेंस में वो डेबिट कर दोगे, बैलेंस माइनस इक्वल टू दी अमाउंट, राइट। और यहां पे फिर आपको डिस्प्ले करना है कि आपका विड्रॉल सक्सेसफुल हो गया। ओके, ये कुछ गड़बड़ क्यों कर रहा है यार, क्या गड़बड़ होगी, अमाउंट इज ग्रेटर देन 0 एंड अमाउंट इज लेस देन और इक्वल टू बैलेंस। 1 सेकेंड, प्रॉब्लम पता क्या हुई, बैलेंस मैंने डिफाइन ही नहीं किया। गेटिंग द पॉइंट, देखो इतना बेस्ट पार्ट है इसका, ट्रैप कर लेता है। बैलेंस इज इक्वल टू 15,000, कोई भी अमाउंट ले सकते हो, मैंने 15,000 ले लिया। ओके, अब वो हट गया, ठीक है, टिल्डे साइन हट गया आपका, जो एरर आया था वो हट गया। ओके, सो अमाउंट ग्रेटर देन 0 एंड अमाउंट लेस देन और इक्वल टू बैलेंस, ठीक है, राइट। तो प्रिंट कर दो विड्रॉल सक्सेसफुल। और अपडेटेड बैलेंस भी दिखा दो, ठीक है। ब्रदर, अपडेटेड नहीं लिखना चाहिए, रिमेनिंग लिखना चाहिए, क्योंकि अमाउंट आपका कम हुआ है। ओके, अपडेटेड तब होता है जब आप उसमें डिपॉजिट कर रहे हो। ओके, रिमेनिंग बैलेंस, ठीक है जी। ठीक है, ये तो हो गया। और अगर ये कंडीशन ऊपर वाली सक्सेसफुल ना होती तो क्या लिखोगे, एल्स, एरर मैसेज ही तो प्रिंट करना है ना, इनवैलिड और इनसफिशिएंट बैलेंस, ठीक है ना। इनसफिशिएंट फंड्स बोल लो या बैलेंस लिख दो, जो व्हाटएवर, जो भी आपको ठीक लगता है लिख दो, ठीक है। ओके, तो इनवैलिड और इनसफिशिएंट बैलेंस, ये वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट में हमने डिस्कस किया था, ठीक है, ये प्रिंट करना है आपको। ओके, तो अब ये हो गया आपका चॉइस 2। अब आते चॉइस 3 पे। ये देख रहे हो एक चीज, ये देखो ये लाइन आ रही है, ठीक है, ये देखो ये लाइन आ रही है। ओके, ये अलाइन, इससे पता लगता है कि अलाइनमेंट है, ठीक है।
ये सबसे बेस्ट पार्ट है इसका VS कोड का। LF चॉइस इज इक्वल टू अब क्या 3। ओके, तो डिपॉजिट अमाउंट भी ले लो, इनफैक्ट इसको कॉपी कर लो क्योंकि लॉजिक मोर और लेस सेम है। ठीक है, ये पेस्ट कर दिया यहाँ पे, डिपॉजिट अमाउंट कर दो, डिपॉजिट अमाउंट, विड्रॉल की जगह आप लिख दो डिपॉजिट अमाउंट। और कंडीशन क्या है, अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तभी हमें एक्शन लेना है, राइट। यहाँ पे प्लस आ जाएगा, डिपॉजिट सक्सेसफुल। ओके, अपडेटेड बैलेंस। ठीक है, सिंपल है। ओके, एल्स आपका क्या होगा, इनवैलिड डिपॉजिट अमाउंट। ठीक है, वो स्पेसिफिकेशन में देख लेना, शायद यही मैसेज था। ठीक है जी, ये हो गया। तो ये चेन देख लो क्या बनी आपकी, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और इसके अलावा अगर कुछ हुआ तो LF कर लो या LC कर लो, क्योंकि दोबारा तो करना नहीं है, लास्ट है ना, एल्स दैट्स इट। यहां पे आप प्रिंट कर लो, वो क्या मैसेज था उसका, इनवैलिड मैनी चॉइस। इनवैलिड मैनी चॉइस। ओके, अब क्या रह गया, कुछ रहा इसके बाद, ये देखो, ये सारा किसके अंडर था, पिन के अंडर था। ठीक है, पिन के अंडर था, तो इसका मतलब अगर पिन गलत हुआ तो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे आएगा, इनवैलिड इनवैलिड पिन देना है आपको। हो रहा है ना कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम आपका, इनवैलिड पिन। ठीक है, और कुछ रह गया, ये रह गया, ये देखो यहाँ पे ये लाइन बन रही है ना, यहाँ पे भी कुछ होगा। ठीक है, ये रहा, अकाउंट नंबर इज इक्वल टू स्टोर्ड अकाउंट नंबर। ठीक है, तो यहाँ आ जाओ, इनवैलिड अकाउंट नंबर। राइट, अब हो गया हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। ठीक है, तो इसको चलाओ, ये बटन दबाओ। ठीक है, ये अकाउंट नंबर मांग रहा है, अकाउंट नंबर क्या था हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, पिन था 4321। ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, इसको कर लो मैक्सिमाइज ताकि क्लियर नजर आ जाए सब कुछ। ठीक है, ऑप्शन देते हैं 1। ठीक है, चेक बैलेंस 15,000 आना चाहिए, आ गया। ठीक है, दोबारा चलाओ, ये आप अकाउंट नंबर वही दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, पिन दे दो 4321। ओके, अब सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, विड्रॉल। ठीक है, विड्रॉ अमाउंट कौन सा हमारा, से 10,000। ठीक है, तो ठीक है, विड्रॉल सक्सेसफुल हो गया आपका। ठीक है, रिमेनिंग बैलेंस आपका 5,000 हो गया। ओके, तो एक बार फिर चला लो। ये कैसे चला रहा हूं मैं, कंट्रोल ऑल्ट एन से, कंट्रोल ऑल्ट एन से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 4321। अब डिपॉजिट 3। ओके, डिपॉजिट में से 2000 कर देता हूँ डिपॉजिट। ठीक है, पहले 15 था, अब 2000 हो गया, तो 17 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो डिपॉजिट सक्सेसफुल हो गया, अपडेटेड बैलेंस आपका 17,000 आ गया। ओके, तो क्लियर है। अब कुछ नेगेटिव टेस्ट केसेस भी देख लेते हैं। ओके, अब नेगेटिव, जैसे अकाउंट नंबर मैं गलत डालता हूँ। ठीक है, पिन भले मेरा ठीक है, अब क्या आ जाएगा, इनवैलिड अकाउंट नंबर आ गया, इनवैलिड अकाउंट नंबर आ गया। ठीक है, इनवैलिड, तो प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। ओके, तो एक केस और कर लो, कंट्रोल ऑल्ट एन कर दो। ठीक है, इसमें अकाउंट नंबर मैं सही डालूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन पिन गलत डालूंगा, 2211। ठीक है, इनवैलिड पिन आ जाएगा, आ गया इनवैलिड पिन। ठीक है, इनवैलिड पिन। ओके,
तो सारे केसेस हो गए आपके। एक आधा और देख लेते हैं, कंट्रोल ऑल्ट एन चला दो, ठीक है, करेक्ट दो, ठीक है, 4321, राइट। विड्रॉ का देख लेते हैं। अब विड्रॉल अमाउंट में देता हूँ -500, एरर आ जाएगा ना, इनवैलिड आ जाएगा, ये इनवैलिड अमाउंट है, ठीक है, आगे ना इनवैलिड, आगे इनवैलिड, ये देखो इनवैलिड, ठीक है, इनवैलिड, ओके। और क्या था, डिपॉजिट में अगर जीरो दोगे, ठीक है, जीरो जीरो से लेस होगा, ओके, जीरो या जीरो से लेस होगा तो वो डिपॉजिट भी में भी एरर आ जाएगा। तो चला के देख लो, कंट्रोल ऑल्ट एन, ओके, ठीक डाल दो नंबर, ये भी ठीक डाल दो, 4321, ओके। डिपॉजिट में आप डाल दो -10, ठीक है, इनवैलिड डिपॉजिट अमाउंट, ओके। तो सारे केसेस हमारे चेक हो गए, ठीक है। तो क्लोज करते हैं ये और चलते हैं सेकंड मिनी प्रोजेक्ट पे, सेकंड एप्लीकेशन पे। तो अब आते हैं अपनी दूसरे मिनी प्रोजेक्ट में, दूसरी एप्लीकेशन पे, जिसका नाम है स्टूडेंट स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी सिस्टम, ठीक है। तो इसकी पहले फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं, फिर इसको प्रोग्राम करेंगे VS कोड में, ठीक है। तो पहली स्टेज है स्टूडेंट डेटा इनपुट, ठीक है। इसमें सबसे पहले सिस्टम क्या डिस्प्ले करेगा, ये टाइटल स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी सिस्टम, ठीक है, ये टाइटल डिस्प्ले होगी स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी सिस्टम। उसके बाद सिस्टम क्या प्रॉम्प्ट करेगा यूजर को कि भाई स्टूडेंट का नाम दो, ठीक है। फिर दोबारा एक और प्रॉम्प्ट आएगी जो यूजर को कहेगा कि स्टूडेंट के जो परसेंटेज मार्क्स हैं वो दो, ठीक है, स्टूडेंट के परसेंटेज मार्क्स दो, ठीक है। तीसरी प्रॉम्प्ट में क्या देना होगा हमें, स्टूडेंट की जो एनुअल फैमिली इनकम है, ठीक है, ओके। तो 3 इनपुट्स सिस्टम प्रॉम्प्ट करेगा यूजर को देने के लिए, स्टूडेंट का नाम, उसका परसेंटेज मार्क्स और उसकी फैमिली इनकम, ठीक है। तो ये स्टेज 1 खत्म हुई। अब आ जाओ स्टेज 2 पे, ये स्टेज 2 आ गई आपकी, मार्क्स वैलिडेशन, ठीक है। अब जो एंटर्ड मार्क्स है उसको वैलिडेट करना, तो सिस्टम या आपकी स्क्रिप्ट वैलिडेट करेगी कि जो एंटर्ड मार्क्स हैं दे आर विद इन द रेंज ऑफ 0 to 100, ठीक है, इस रेंज पे है, ओके। अगर मार्क्स 0 से लेस हैं या 100 से ज्यादा हैं तो क्या एरर मैसेज डिस्प्ले करना पड़ेगा, इनवैलिड मार्क्स एंटर्ड, ठीक है। वैलिड मार्क्स की रेंज है 0 to 100, अगर मार्क्स इस रेंज में नहीं है तो ये एरर मैसेज आपको डिस्प्ले करना है, ओके। और अगर मार्क्स वैलिड है तो सिस्टम विल प्रोसीड टू दी एलिजिबिलिटी इवैल्यूएशन, ठीक है, जो उसका मेन जो प्रोसेसिंग है उसमें वो प्रोसीड करेगा, ठीक है, उसका इवैल्यूएशन होगा, एलिजिबिलिटी इवैल्यूएशन होगा, ठीक है। तो आते हैं अब स्टेज 3 पे। स्टेज 3 में आएगा फुल स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी, ठीक है। 2 टाइप्स की स्कॉलरशिप है, एक तो फुल है और एक है पार्शियल, ठीक है। तो पहले आते हैं फुल स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी पे। सिस्टम अब चेक करेगा, ये 2 चीजें, 2 क्राइटेरिया हैं इसके, ठीक है। इफ द मार्क्स एंटर्ड आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 85 एंड द फैमिली इनकम इज लेस देन और इक्वल टू 3 lakhs, ठीक है। तो फुल स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्राइटेरिया है, स्टूडेंट के जो एंटर्ड मार्क्स हैं दे शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 85 और फैमिली इनकम शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3 lakhs, ठीक है। ओनली बोथ दीज 2 कंडीशंस आर मेट द सिस्टम, ठीक है, बोथ कंडीशंस आर मेट, सिस्टम शैल डिक्लेयर द स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर फुल स्कॉलरशिप, ओके। तो ये बात होगी फुल स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी की। अब आते हैं पार्शियल स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी पे, ओके। तो सिस्टम इसमें भी वही चीज चेक करेगा, ये 2 क्राइटेरिया चेक करेगा कि उसके मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 और फैमिली इनकम इज लेस देन और इक्वल टू 5 lakhs, ठीक है। 2 क्राइटेरिया है, marks should be greater than or equal to 75 or family income should be less than or equal to 5 lakh. So when both these 2 conditions are met, the system shall declare that the student is eligible for the partial scholarship, ठीक है। तो दोनों केसेस हमने देख लिए, फुल स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया देख लिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया और पार्शियल स्कॉलरशिप का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने देख लिया, ओके। अब आते हैं स्टेज 5 पे। ये आ गया हमारा स्टेज 5, ये है मेरिट सर्टिफिकेट या रिव्यू कंडीशन। यहाँ पे 2 सिनेरियोज हैं, ठीक है, या मेरिट सर्टिफिकेट मिलेगा या रिव्यू कंडीशन होगा, ठीक है। अगर मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, ठीक है, ध्यान से देखो, इफ द मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 बट कंडीशंस फॉर स्कॉलरशिप्स आर नॉट मेट, ठीक है, ये ध्यान रखना, दोनों चीजें, दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 एंड स्कॉलरशिप क्राइटेरिया इज नॉट मेट,
not met, then the system shall evaluate family income. अगर family income is greater than 5 lakhs, ठीक है, तो सिस्टम क्या करेगा, डिक्लेयर दैट द स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर मैरिट सर्टिफिकेट, ठीक है। और अगर फैमिली इनकम लेस देन और इक्वल टू 5 लैक्स होगी तो सिस्टम ये डिस्प्ले करेगा नीड्स रिव्यू, ठीक है। दो सिनेरियोज हो गए, देख लिया ना, मैरिट सर्टिफिकेट और रिव्यू। अब आते हैं नॉट एलिजिबल कंडीशन, ठीक है, ये लास्ट स्टेज है, नॉट एलिजिबल कंडीशन। इफ मार्क्स आर लेस देन 60, ठीक है, क्योंकि यहां पे हमने क्या देखा था, greater than or equal to 60. If marks are less than 60, then system will declare that the student is not eligible for scholarship. ठीक है, तो आई होप दीज फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर क्लियर। अगर नहीं है तो दोबारा एक बार फिर पढ़ लेना, ये मैं डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा आपको, ठीक है, गिटहब पे होगा, तो इसको गो थ्रू कर लेना। अब आते हैं इसकी प्रोग्रामिंग पे, इसको कैसे आप प्रोग्राम करोगे, इस मिनी प्रोजेक्ट, इस एप्लीकेशन को कैसे प्रोग्राम करोगे, ठीक है। तो चलते हैं VS कोड में। तो ये VS कोड में आगे एक नई फाइल खोल लो, न्यू फाइल, इसको कर दो scr2.py, ठीक है। तो इसको कर दो मैक्सिमाइज, ओके। तो स्टार्ट करते हैं अब इसकी कोडिंग। पहले वो जो आपका जो मैसेज था प्रिंट करना, आपको टाइटल जो प्रिंट करनी थी, प्रिंट ठीक है, टाइटल था हमारा स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी सिस्टम, ओके। तो इसके बाद तीन चीजें लेनी है, ठीक है। स्टूडेंट का नाम क्या है, उसकी मार्क्स की परसेंटेज क्या है, और उसकी फैमिली एनुअल फैमिली इनकम क्या है, ओके। तो पहले नेम ले लो, ठीक है जी। तो तीनों इनपुट्स हमने ले लिए, राइट। अब करो मार्क्स को वैलिडेट। क्राइटेरिया क्या था उसमें, 0 से लेस नहीं होना चाहिए और 100 से ऊपर नहीं होना चाहिए। और सॉरी, हाँ और ही आएगा, ठीक है, एंड नहीं आएगा, और आएगा। यहां पे आ जाएगा इनवैलिड मार्क्स एंटर्ड या गिवन, ठीक है। जो भी मैसेज देना आपको दे दीजिए, जो भी सुटेबल मैसेज आपको लगता है वो आप दे सकते हो, ठीक है। फिर ये चेक करना दूसरी कंडीशन, एंड फैमिली इनकम इज लेस देन और इक्वल टू 3 lakhs, प्रिंट कर दो।
ठीक है, तो ही इज एलिजिबल फॉर फुल स्कॉलरशिप। अब आएंगे पार्शियल पे। ठीक है जी, तो इस केस में इसको कॉपी कर लो। द स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर पार्शियल स्कॉलरशिप। ठीक है जी, अगली कंडीशन देख लो, एलिफ। ठीक है, मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, क्योंकि इसमें अब इस स्टेज पे स्कॉलरशिप नहीं वैलिड थी। ठीक है, मार्क्स का चक्कर है। ठीक है, इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, ओके, तो यहाँ पे स्टेटस एक वो टर्नरी कंडीशन लगा रहा हूं या कंडीशनल एक्सप्रेशन लगा के हम इसको इवेल्युएट करेंगे। एलिजिबल फॉर मेरिट सर्टिफिकेट। कंडीशन क्या है? अगर फैमिली इनकम, ठीक है, फैमिली इनकम 5 लाख से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, एल्स, तो यहां पे आएगा नीड्स रिव्यू। यही था ना, चेक कर लेना। ठीक है, और यहां पे प्रिंट कर दो मैसेज। ठीक है जी, कोलन लगा दो, सेपरेटर, राइट, हो गया। उसके बाद एल्स में आ जाओ। ठीक है, एल्स यार क्या आना चाहिए एल्स में? इज नॉट एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। ठीक है, ठीक है जी, तो ही इज नॉट एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया कोड हमारा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ये 3 इनपुट्स ले लिए, मार्क्स इनवैलिड मार्क्स हो गए ग्रेटर देन, ठीक है, 75 5 lakhs इससे एलिजिबल। ठीक है यार, कंप्लीट है। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं और चला के देखते हैं। ठीक है, तो चलाओ इसको। ठीक है, तो स्टूडेंट का नाम रख दो संदीप। ठीक है, उसकी परसेंटेज कर दो 90। ठीक है, और एनुअल इनकम कर दो से, ठीक है, 2.5 lakhs। ठीक है, तो स्टूडेंट संदीप इज एलिजिबल फॉर फुल स्कॉलरशिप। देखो क्यों? क्योंकि इसकी जो परसेंटेज है, देखो 80 इससे ऊपर है। ठीक है, 90 दिया था ना, 90%, तो इस कैटेगरी में आ गई। और फैमिली इनकम इज लेस देन 3 lakhs, क्योंकि मैंने 2.5 लाख दिया था, तो दैट्स वाई ये राइटली इसका मैसेज ये आ गया। ठीक है, अब इनफैक्ट मेरे को क्या करना चाहिए था, ऊपर से शुरू करना चाहिए था। पहले मार्क्स चेक करते हैं। ठीक है, पहले करते हैं मार्क्स चेक। इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं राधो। ठीक है, इनवैलिड मार्क्स एंटर्ड हो गए। ठीक है, क्लियर है ना, क्योंकि हमारा कंडीशन था जो मार्क्स की परसेंटेज है 0 से लेस नहीं होनी चाहिए या 100 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये 0 से लेस है, इसलिए इनवैलिड मार्क्स आ गए। ठीक है,
तो दो कंडीशंस हमने चेक कर ली। एक बार फिर चला लेते हैं इसको, कंट्रोल ऑल्ट एन, ठीक है, स्टूडेंट का नाम से जॉन, ठीक है, इसकी परसेंटेज कर लेते हैं 55, ओके। फैमिली इनकम से और एनुअल इनकम एक डमी देते हैं, 6 लाख देते हैं, देखते क्या होता है, राइट। जॉन इज नॉट एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप, क्यों? अब देखो हमने जो मार्क्स दिए वो 55 दिए, ठीक है, इनकम दी हमने 6 लाख, 6 लाख से ना, हाँ 6 लाख। तो देखते हैं क्या क्राइटेरिया, क्यों ये कह रहा है कि इज नॉट एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप, ठीक है। इस पे आ जाओ, ये था, ठीक है, 55 और 6 लाख। सीधा यहीं पे फॉलो होगा ना, देखो यहाँ पे आ गया डायरेक्टली, इज नॉट एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप, ठीक है, बिल्कुल क्लियर लॉजिक है, ओके। तो ये चेक कर लेना, लॉजिक बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। तो आउटपुट बिल्कुल सही आया है वैल्यूज के हिसाब से। बाकी और आप केसेस चेक कर लेना, अगर कुछ हो तो मेरे को रिपोर्ट करना, ठीक है, तो मैं इसका सोल्यूशन अकॉर्डिंगली दे दूंगा। तो फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट थर्ड मिनी प्रोजेक्ट, थर्ड एप्लीकेशन पे। हमारी तीसरी एप्लीकेशन है ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग बिल जनरेटर, ठीक है। तो पहले इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं, उसके बाद इसको प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। तो स्टेज 1 हमारा है सिस्टम इनिशियलाइजेशन, ओके। तो इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं, इसमें टोटल 4 स्टेप्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 स्टेप्स हैं। तो सिस्टम सबसे पहले क्या करेगा, एप्लीकेशन की टाइटल डिस्प्ले करेगा फूड ऑर्डरिंग सिस्टम, ठीक है। उसके बाद सिस्टम हमारा प्रॉम्प्ट करेगा यूजर को कि भाई एंटर एनी फूड आइटम, ठीक है। सिस्टम में सिर्फ 3 फूड आइटम्स का प्रोविजन है, पिज्जा का है, बर्गर का है, पास्ता का है। आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर है, ओके। लेकिन इस एप्लीकेशन में सिर्फ 3 फूड आइटम्स का प्रोविजन है, ओके। तो अब यूजर ने ये भी बता दिया कि मेरे को कौन सी फूड आइटम चाहिए, ठीक है। अब सिस्टम पूछेगा कि भाई क्वांटिटी भी तो बताओ, राइट। आपने पिज्जा ऑर्डर किया, आपने बर्गर ऑर्डर किया, आपने पास्ता ऑर्डर किया, कितनी क्वांटिटी चाहिए, ओके। तो अब सिस्टम क्या करेगा, इट विल प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर द क्वांटिटी, ठीक है। और लास्ट में क्या करेगा, जो भी फूड आइटम आपने एंटर किया है, राइट, जो भी फूड आइटम आपने एंटर किया उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। क्योंकि हो सकता है कि जब आप पिज्जा एंटर कर रहे हो उसका पी कैपिटल कर दिया हो या आई कैपिटल में कर दियो गलती से, ठीक है। तो सिस्टम क्या करेगा, यूनिफॉर्म वैलिडेशन के लिए, राइट, फॉर यूनिफॉर्म वैलिडेशन के लिए जो भी फूड आइटम आपने सिस्टम को दी है, राइट, उसको वो लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा फॉर यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। तो स्टेज 1 हमारा सिस्टम इनिशियलाइजेशन अब कंप्लीट है, ओके। तो अब आते हैं स्टेज 2 पे, आइटम वैलिडेशन एंड प्राइस असाइनमेंट पे। हमारी जो सिस्टम है, हमारा जो एप्लीकेशन है, वो क्या वैलिडेट करेगा, इट विल वैलिडेट दी सेलेक्टेड आइटम यूजिंग दी आइटम प्राइस मैपिंग। कहने का क्या मतलब है कि जो भी आइटम आया उसका क्या प्राइस है, राइट, वो फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मैपिंग डिफाइन किया है। अगर तो यूजर ने पिज्जा सेलेक्ट किया तो उसका कितना पर यूनिट प्राइस कितना होगा, ₹250। अगर कस्टमर ने बर्गर ऑर्डर किया तो पर यूनिट प्राइस क्या होगा, 120, ठीक है। और अगर पास्ता ऑर्डर किया पर प्लेट उसका कॉस्टिंग होगी ₹180, ठीक है। तो सिस्टम क्या करेगा, सेलेक्टेड आइटम को वैलिडेट करेगा, राइट, अगेंस्ट दिस आइटम प्राइस मैपिंग। अगर ये आइटम है तो उसका ये प्राइस है, ये आइटम है तो उसका ये प्राइस है, और ये आइटम है तो उसका ये प्राइस है, ठीक है। और स्टेप 6 में क्या करेगा, अगर यूजर इनवैलिड आइटम सेलेक्ट करता है, ठीक है, ना वो पिज्जा है, ना वो बर्गर है, ना वो पास्ता है, तो सिस्टम क्या डिस्प्ले करेगा, एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा, इनवैलिड आइटम सिलेक्टेड, ठीक है। और अगर आइटम इनवैलिड है, ठीक है, अगर आइटम इनवैलिड है तो सिस्टम शैल नॉट प्रोसीड विद द बिलिंग कैलकुलेशन, ठीक है। आइटम आपने गलत नाम दे दिया, राइट, या कोई दूसरी आइटम दे दी, जहाँ पिज्जा का गलत नाम दे दिया, बर्गर का गलत नाम दे दिया, पास्ता का गलत नाम दे दिया, ठीक है, या कोई और आइटम दे दी जैसे चाउमीन दे दिया, राइट, तो सिस्टम क्या कहेगा, इनवैलिड आइटम सेलेक्टेड। और अगर आइटम इनवैलिड है तो डेफिनेटली सिस्टम शैल नॉट प्रोसीड विद द बिलिंग कैलकुलेशन, ओके। क्लियर है, तो स्टेज 2 भी हमारी क्लियर है। अब आते हैं स्टेज 3 पे। इसमें क्या है, टोटल कॉस्ट कैलकुलेशन, ठीक है। अब इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, प्राइस हमें पता लग गया, यहां से हमें प्राइस पता लग गया, क्वांटिटी भी हमने एंटर करवा ली, तो दैट प्राइस इनटू क्वांटिटी विल गिव यू दी टोटल कॉस्ट,
ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कैलकुलेशन भी हमारी होगी। ये बहुत सिंपल है, राइट, इसमें तो कोई ऐसा नहीं है, मुश्किल वाली बात नहीं है। ओके, तो अब आते हैं इस पे फोर्थ स्टेज पे, डिस्काउंट अगर कुछ है तो, अगर डिस्काउंट एप्लीकेबल है तो। ओके, तो अब डिस्काउंट किस तरह कैलकुलेट होगा? सिस्टम शेल अप्लाई द डिस्काउंट बेस्ड ऑन द टोटल अमाउंट। ठीक है, ये अभी जो हमने अमाउंट कैलकुलेट किया है ये वाला, टोटल इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। ओके, सिस्टम देगा 10% डिस्काउंट इफ द टोटल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000। ठीक है, अगर बिल बन रहा है आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000, बहुत सिंपल है। और 5% डिस्काउंट अप्लाई होगा इफ द टोटल बिल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 बट लेस देन 1000, क्योंकि 1000 एंड अबव कितना 10% है, 1000 से कम है लेकिन इट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 500, तो 5% डिस्काउंट विल बी एप्लीकेबल। उसके अलावा नो डिस्काउंट विल बी गिवन, राइट। इफ द टोटल बिल इज लेस देन 500, नो डिस्काउंट इज एप्लीकेबल, तो कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो अब आ जाओ स्टेज 5 पे, फाइनल अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट। ठीक है, तो फाइनल अमाउंट क्या बनेगा? टोटल माइनस डिस्काउंट, क्योंकि टोटल हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया, ये रहा हो गया। ठीक है, डिस्काउंट यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। ओके, सो व्हाट इज द फाइनल अमाउंट? टोटल माइनस डिस्काउंट। ठीक है, अब बच गया क्या? जीएसडी भी तो लगता है ना आपका। ठीक है, अब जीएसडी कैलकुलेशन पे आ जाओ। जीएसटी टैक्स कैलकुलेशन स्टेज 6। तो द सिस्टम शेल कैलकुलेट जीएसटी एट 5%। ठीक है, हमने 5% एक डमी फिगर अज्यूम कर ली, 5%। ठीक है, ऑन द फाइनल अमाउंट आफ्टर द डिस्काउंट। ठीक है, तो 5% ऑफ द फाइनल अमाउंट, ये फाइनल अमाउंट ये है ना हमारी, ये वाली फाइनल अमाउंट। ठीक है, इस पे 5%, जो भी फाइनल अमाउंट बनी टोटल माइनस डिस्काउंट, उसके ऊपर 5%। ठीक है, तो फिर फाइनल पेएबल अमाउंट क्या हुआ? अब स्टेज 7 पे आ जाओ। फाइनल पेएबल अमाउंट क्या हुआ? सिस्टम शेल कैलकुलेट द फाइनल पेएबल अमाउंट एज। ठीक है, फाइनल अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया था हमने? ये टोटल माइनस डिस्काउंट, ठीक है, प्लस दी जीएसटी। ठीक है, उसके ऊपर जीएसटी लगा। ठीक है, ओके, सो अब सिस्टम क्या क्या डिस्प्ले करेगा? टोटल बिल अमाउंट, डिस्काउंट अमाउंट, जीएसटी और फाइनल पेएबल अमाउंट। ठीक है, क्लियर है, बहुत सिंपल है। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमने समझ ली, अब इनको इंप्लीमेंट करते हैं अपने वीएस कोड एडिटर में। ठीक है, तो चलते हैं वीएस कोड में। यहाँ पे क्लिक करो। ठीक है, नई फाइल खोल लो, scr3.py। ठीक है, इसको बंद कर दो और इसको मैक्सिमाइज कर दो। ओके, आप टाइप करो अपना, पहले अपना वो टाइटल डिस्प्ले करो आप। ठीक है, जो भी स्पेसिफिकेशन में है वो आप उस टाइटल को आप यूज करोगे। ठीक है, अब क्या लोगे? अब आपको फूड आइटम लेना है यूजर से, तो कैसे लोगे? ऑब्वियसली इनपुट स्टेटमेंट से। हाँ, ऐसे लिख लेते हैं, ये बेस्ट है। बाकी आप देख लेना कैसे आपको, ठीक है, मैसेज देना है यूजर को। एंटर फूड आइटम, ठीक है। अरे यार कहाँ जा रहा है? और इसको कन्वर्ट कर दो लोअर में। ठीक है, चाहे आप पिज्जा किस कोई भी केस यूज किया है, लोअर अपर कोई भी किसी भी केस में किया है, अल्टीमेटली लोअर की वजह से सारे कैरेक्टर्स लोअर केस में आ जाएंगे। ओके, अब इसके बाद क्या लेना है? हमें क्वांटिटी लेना है। क्वांटिटी में डेफिनेटली आपको टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा इंटीजर में, क्योंकि स्ट्रिंग स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न होती है।
अब करते हैं प्राइस मैपिंग। क्योंकि प्राइस मैपिंग हमें देखना है ना कि भाई पिज्जा का पर यूनिट पिज्जा की क्या कॉस्टिंग है, बर्गर कितने का है और पास्ता कितने का है। ओके, तो मैच आइटम। ठीक है, अब समझ में आ रहा है मैंने लोअर केस में क्यों किया था, ताकि मेरे केस वैल्यू से वो मैच कर जाए। ओके, अगर यूजर ने पी कैपिटल दिया होता तो ये पिज्जा मैच ना होता और फिर इनवैलिड फूड आइटम आ जाती है एरर। इसका हमने प्राइस कितना दिया था, आई सपोज इट वॉज 250 रुपीज था। बर्गर का कितना प्राइस था, आई सपोज 120। या स्ट्रिंग में क्यों दे रहा हूं, अर्थमेटिक कैलकुलेशन चलेगा नहीं ना फिर। पास्ता 180। ठीक है जी, और फिर इनवैलिड केस को भी तो हैंडल करना है ना आपको। ठीक है, यहां पे प्रिंट कर दो एरर मैसेज, इनवैलिड फूड आइटम सेलेक्टेड। ठीक है जी, तो सारे केसेस अकाउंट कर लिए हमने। ठीक है, और इस केस में प्राइस कर दो 0, ताकि गलती से आगे जाता भी है तो 0 लेकर चले। इफ प्राइस इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, इसका मतलब ये कोई वैलिड आइटम, वैलिड फूड आइटम हमने सेलेक्ट किया था। ओके, तो टोटल कैलकुलेट कर दो। ठीक है जी, तो टोटल इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब इसके बाद क्या करना है हमें, डिस्काउंट। डिस्काउंट कैलकुलेशन। ठीक है जी, डिस्काउंट कैलकुलेशन कैसे था डिस्काउंट कैलकुलेशन हमने कैसे किया था, अगर टोटल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000 था ना, हाँ 1000, तो डिस्काउंट क्या था, टोटल का 10%। ठीक है जी, एलिफ टोटली कितना ग्रेटर देन और इक्वल टू 500, तो डिस्काउंट कितना हमारा 5%। ठीक है, तो डिस्काउंट होगा हमारा 5%। ठीक है जी, हो गया। एल्स डिस्काउंट क्या होगा आपका 0, नो डिस्काउंट। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे कैलकुलेशन पूरी। अब कर लो फाइनल अमाउंट। ये हो जाएगा टोटल माइनस डिस्काउंट। ठीक है जी, हमारा टैक्स कितना था, जीएसटी टैक्स मतलब जीएसटी कितना था 5%, किसका, फाइनल अमाउंट का। ओके, तो अब पेएबल क्या हो जाएगा, फाइनल पेएबल अमाउंट कितना हो जाएगा, ठीक है जी, तो हो गया कंप्लीट। क्लियर है, देखो दोबारा देख लो क्या किया, क्या हमने ये आइटम के हिसाब से हमने प्राइस कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, पिज्जा का ये प्राइस है, बर्गर का ये, पास्ता का ये प्राइस वैल्यूज अगर चेक कर लेना, अगर मैंने गलत डाली है तो आप चेंज कर देना इसको। तो ये हो गया, और ये हो गया इनवैलिड, अगर आपने आइटम ना पिज्जा है ना पास्ता है ना बर्गर है। ठीक है, इस और प्राइस हो गया आपका 0। ठीक है, अगर प्राइस ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, क्योंकि वैलिड प्राइस दिए है ना आपके 250, 120 और 180। ठीक है, इफ इट इज ग्रेटर देन 0 तो प्राइस इनटू क्वांटिटी आ जाएगा टोटल। ठीक है,
बिल अमाउंट कितना हो गया, प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है, अगर टोटल बिल जो बना आपका 1000 या 1000 से ऊपर है तो 10% डिस्काउंट एप्लीकेबल है, और अगर बिल अमाउंट आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 है बट लेस देन 1000 तो डिस्काउंट एप्लीकेबल है 5%। ठीक है, अदरवाइज देयर इज नो डिस्काउंट। ठीक है, अदरवाइज देयर इज नो डिस्काउंट। तो फाइनल अमाउंट क्या बना, टोटल माइनस डिस्काउंट। ओके, और फिर टैक्स कितना है, जितना भी फाइनल अमाउंट है उसका 5%, तो जीएसटी इज 5%, राइट। तो व्हाट इज द फाइनल पेएबल अमाउंट, फाइनल अमाउंट प्लस द टैक्स। ओके, तो अब कर दो पूरा डिस्प्ले। ये था डिस्काउंट, डिस्काउंट की क्या वेरिएबल था, ये रहा डिस्काउंट कहाँ है, ये आ गया पूरा डिस्काउंट। ओके, इसके बाद क्या था, जीएसटी। ठीक है, जीएसटी जो टैक्स था, अब आ जाएगा फाइनल पेएबल अमाउंट। ठीक है जी, तो ये होगी आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट। ठीक है, अब एक एक्सरसाइज है आपके लिए, मेरे को रुपीज में देना। ठीक है, पहले चलो एक बार चला के देखते हैं, फिर आपको करेंसी सिंबल भी डालना है, रुपीज। ओके, तो पहले चला के देख लेते हैं, फिर आते हैं उस पर। सेव करो। ठीक है, चलाओ इसको। ठीक है, ये आगे ना फूड ऑर्डरिंग सिस्टम, इसको कर लो मैक्सिमाइज। अब मैं ऑर्डर करता हूं पिज्जा, क्वांटिटी से 2। ठीक है, टोटल अमाउंट आ गया आपका, देखो ये कैलकुलेशन 500, डिस्काउंट आ गया आपका 25 रुपीज, जीएसटी एप्लीकेबल हो गया 23.75 और फाइनल पेबल अमाउंट इज 498.75। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे मेरे को रुपीज डालना है, कैसे डालोगे, या डॉलर डालना है, जो भी सिंबल है, जिस पर्टिकुलर कंट्री के लिए एप्लीकेशन आप बना रहे हो तो डेफिनेटली करेंसी सिंबल वही होना चाहिए था। अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं ये इंडिया के लिए है, राइट। तो यहाँ पे आपको वो हिंदी का आर र का सिंबल आपको यहाँ पे लाना है, कैसे लाओगे, यूनिकोड से आपको पता है र का क्या होता है, क्या यूनिकोड होता है, याद है, जो रुपीज होता है उसका यूनिकोड होता है, अगर आपको याद हो, U+20B9 होता है। ठीक है, B9 सॉरी। ठीक है, तो इसको आपको प्रोग्राम में यूज करना है। ठीक है, यूनिकोड कोड पॉइंट ये है इसका, र का, इंडियन रुपीज का 20B9। ओके, तो इंप्लीमेंट करके देखते हैं इसको। सेव करो और चलाओ। ठीक है जी, आ गए, ये देखो रुपी सिंबल आ गया आपको। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली जो डॉलर का यूनिकोड पॉइंट है, अब वो था ना रैपिड टेबल्स में जाके अब यूनिकोड उसका पता लगा, किसी भी सिंबल का यूनिकोड आप पता लगा सकते हैं और अकॉर्डिंगली पाइथन कोड में आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा एप्लीकेशन हुआ कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने चौथे एप्लीकेशन पे। हमारी फोर्थ एप्लीकेशन है यूनिवर्सिटी एडमिशन सिस्टम। ओके, पहले इसके फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं, फिर इनको प्रोग्राम करेंगे। तो पहला है हमारा, पहला स्टेज 1 है सिस्टम इनिशियलाइजेशन। ओके, तो एज यूजुअल पहले हम जो एप्लीकेशन की टाइटल है यूनिवर्सिटी एडमिशन सिस्टम, ओके, इसको प्रिंट करेंगे और फिर सिस्टम क्या करेगा, इट विल प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर द डिजायर्ड स्ट्रीम। मतलब वो यूजर को बोलेगा कि आपको किस स्ट्रीम में एडमिशन चाहिए, साइंस में चाहिए, कॉमर्स में चाहिए या आर्ट्स में चाहिए। ओके, और
उसके बाद क्या करेगा, जैसे हमने वो फूड आइटम्स को कन्वर्ट किया था लोअर केस में, ये भी जो भी स्ट्रीम यूजर ने एंटर किया उसको क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे लोअर केस में फॉर वैलिडेशन कंसिस्टेंसी। ओके, और फिर लास्ट जो इनपुट यूजर से सिस्टम मांगेगा वो होगा कि अपने ट्वेल्थ की पास परसेंटेज बताओ हमें। ठीक है, ट्वेल्थ में कितनी परसेंटेज आई थी वो हमें दो। ठीक है, तो ये स्टेज 1 ओवर हुआ। अब आते हैं स्टेज 2 पे। अब स्टेज 2 में है स्ट्रीम वैलिडेशन। अब वही चेक करना जैसे उसमें किया था फूड आइटम में, कि स्टूडेंट ने क्या जो स्ट्रीम सेलेक्ट की थी, क्या वो साइंस है या कॉमर्स है या आर्ट्स है। ओके, तो सिस्टम शैल वैलिडेट द सेलेक्टेड स्ट्रीम अगेंस्ट दी दीज प्री डिफाइंड स्ट्रीम ऑप्शंस। ठीक है, साइंस है, कॉमर्स है या आर्ट्स है। ओके, अगर यूजर ने if the stream entered by the user does not match, ठीक है, it does not match any of these valid options, okay, तो एरर मैसेज आ जाएगा इनवैलिड स्ट्रीम सिलेक्टेड। ठीक है, अब आते हैं थर्ड स्टेज पे। ये क्या है, देखो 3 स्ट्रीम्स थी ना, अब पहले देखेंगे हम साइंस स्ट्रीम एलिजिबिलिटी। ठीक है, अगर तो यूजर ने साइंस को सिलेक्ट किया तो सिस्टम कैसे इसको इवेल्युएट करेगा। इफ द परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 85, ठीक है, तो एडमिशन हो जाएगा कंफर्म। साइंस स्ट्रीम की बात हो रही है। ठीक है, अगर परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 बट लेस देन 85, तो स्टूडेंट शैल बी प्लेस्ड ऑन द वेटिंग लिस्ट। ठीक है, 85 या 85 से ऊपर है तो एडमिशन साइंस स्ट्रीम में कंफर्म्ड है। लेकिन उसकी अगर पास परसेंटेज 12 की 75 या 75 से ऊपर है लेकिन 85 से कम है, तो ही विल बी प्लेस्ड ऑन दी वेटिंग लिस्ट। ठीक है, अगर 75 से लेस है तो डेफिनेटली तो मैसेज आपको डिक्लेयर मतलब आपको प्रिंट करना है कि स्टूडेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर दी साइंस स्ट्रीम। ठीक है, you have to print the message that the student is not eligible for the science stream। ओके, तो ये हुआ साइंस स्ट्रीम एलिजिबिलिटी का स्टेज खत्म। ठीक है, अब आते हैं कॉमर्स पे। कॉमर्स की एलिजिबिलिटी देख लो। अगर आपने इफ द सिलेक्टेड स्ट्रीम इज कॉमर्स, ठीक है, सिस्टम अब कैसे इवेल्युएट करेगा, अगर परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70, एडमिशन हो जाएगा कंफर्म। लेकिन अगर 70 से लेस है, इफ द परसेंटेज इज लेस देन 70, स्टूडेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर कॉमर्स स्ट्रीम। ठीक है जी, अब आ जाओ इस पे आर्ट्स पे। आर्ट्स स्ट्रीम की एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। अगर तो परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, एडमिशन है कंफर्म्ड। ठीक है, अगर परसेंटेज 50 से लेस है, स्टूडेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर द आर्ट्स स्ट्रीम। ठीक है, क्लियर है, सिंपल है। अब आउटपुट में आपको क्या डिस्प्ले करना है ये देख लो। सिस्टम क्या करेगा, इट विल डिस्प्ले द एडमिशन रिजल्ट बेस्ड ऑन द सिलेक्टेड स्ट्रीम एंड द परसेंटेज। वो अभी हमने देख लिया, राइट, 3, 4 और 5 स्टेज में। ओके, और सिस्टम शैल इंश्योर वन फाइनल एलिजिबिलिटी मैसेज इज डिस्प्लेड फॉर ईच एग्जीक्यूशन। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये नहीं है कि आपने पहले साइंस को देखा कि साइंस में एलिजिबल नहीं है, फिर आपका कंट्रोल फॉल डाउन करेगा कॉमर्स स्ट्रीम में। ठीक है, वहां पे भी कुछ मैसेजेस आएंगे, उसके बाद इट विल फॉल डाउन टू आर्ट स्ट्रीम। नहीं, एक ही स्ट्रीम का मैसेज प्रिंट होना चाहिए, एक ही स्ट्रीम सेलेक्ट होनी चाहिए और एक ही स्ट्रीम का मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो आई होप दीज फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर वेरी मच क्लियर। ठीक है, तो चलते हैं फिर हम अपने वीएस कोड में और इन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, चलो वीएस कोड में। चलो एक नई फाइल खोलते हैं, न्यू फाइल scr4.py। इसको बंद करो, मैक्सिमाइज करो। ठीक है, पहले क्या करना होता है, टाइटल प्रिंट करेंगे। अब लो स्ट्रीम,
फिर क्या लेना है, परसेंटेज मार्क्स। ठीक है जी, स्ट्रीम ले लिया और हमने परसेंटेज ले लिया। साइंस ले लो। अरे भाई, केस साइंस। ठीक है, आप परसेंटेज चेक करना है आपको, 85 या अबव है ना, 80 85 एंड अबव, तो यहाँ पे एडमिशन आपका कंफर्म्ड है। तो कोई भी सुटेबल मैसेज आप लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है जी, अब आ जाओ एलिफ, परसेंटेज का ये, हाँ या ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या था, 75। ठीक है, यहाँ इसमें क्या था, वेटिंग में था, राइट, वेटिंग में था। ठीक है जी, कॉमर्स है ना, कॉमर्स में कितना था, 70 था आई सपोज, ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 70। ये पूरा करने की जरूरत है, कंट्रोल एल कर दो, पूरा सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है जी, कॉमर्स, कॉमर्स स्ट्रीम में भी हो गया। यार एक चीज तो रहेगी ना यहाँ पे, अगर इसमें भी नहीं है तो फिर वो भी तो बोलना है ना कि ही इज नॉट एलिजिबल फॉर दी साइंस स्ट्रीम, राइट। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी वही है, यहां से याद आ गया, कंट्रोल एल कर दो, एक ही बारी में सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, नॉट एलिजिबल फॉर द कॉमर्स स्ट्रीम। अब आगे लास्ट में आर्ट्स, इसमें तो 50 थी। देख रहे हो कितना फास्ट हो रहा है इसमें। और डिफॉल्ट केस मतलब उसने ना कॉमर्स एज, मतलब जो एग्जैक्ट स्पेलिंग एज इज एंटर नहीं किया, कॉमर्स या साइंस या आर्ट्स, तो ये डिफॉल्ट हो गया। ठीक है जी, तो प्रोग्राम हो गया हमारा कंप्लीट।
तो सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है वो हो गई हमारी इंप्लीमेंट। साइंस हो गया, ठीक है, तीनों सिनेरियोज हो गए, 85 से ऊपर 75 से ऊपर, ठीक है। नॉट एलिजिबल फॉर साइंस स्ट्रीम, साइंस, ठीक है। 70 नॉट एलिजिबल फॉर कॉमर्स स्ट्रीम, ओके। आर्ट्स 50, ओके, ठीक है यार, चला के देख लो उसको। तो यहाँ पे दे दो ARTS, ठीक है, क्योंकि लोअर केस में हमने कन्वर्ट किया ना लोअर मेथड से, तो कोई दिक्कत नहीं है। आर्ट्स की कैसे भी स्पेलिंग आप दे दो, लोअर अपर कोई भी कॉम्बिनेशन, ठीक है। परसेंटेज दे दो 30, तो डेफिनेटली 50 से कम है ना तो नॉट एलिजिबल, ओके। तो इसको एक बार फिर चला लो। कर दो इस बार 49.999, ठीक है, नॉट एलिजिबल फॉर आर्ट्स स्ट्रीम, ओके। फिर चलाओ, इस बार कर दो 50, तो एडमिशन कंफर्म्ड इन आर्ट्स स्ट्रीम, ठीक है जी। अब आते हैं कॉमर्स में। मैं कॉमर्स के स्पेलिंग गलत देता हूं, सिंगल एम दे रहा हूं, ठीक है। देखो आगे ना इनवैलिड स्ट्रीम सेलेक्टेड, क्योंकि ये कॉमर्स के स्पेलिंग मैंने गलत दिए थे, ओके। तो ठीक देके देख लेते हैं। CO डबल, मैं ट्रिपल दे रहा हूं, देख रहे हो 3 बार ही MR, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है जी। इनवैलिड स्ट्रीम सेलेक्टेड, ठीक है, क्लियर करो, दोबारा करो, अब सही दो। कॉमर्स से आप दे दो उसका 70 दे दो, ठीक है। एडमिशन कंफर्म्ड इन कॉमर्स स्ट्रीम, ओके, क्लियर करो, इसको फिर चलाओ। आर्ट्स का देख, सॉरी साइंस का देख लो, ठीक है जी। साइंस का 75 दे दो, ठीक है। यू आर ऑन दी साइंस स्ट्रीम वेटिंग लिस्ट, ओके। दोबारा दो, फिर साइंस दो, इसमें दे दो इस बार 85, ठीक है। एडमिशन कंफर्म्ड इन साइंस स्ट्रीम, ठीक है। तो सारी पॉसिबिलिटीज मैंने चेक कर ली, ओके। तो सही चल रहा है हमारा स्क्रिप्ट, हमारा जो सिस्टम है, हमारा स्क्रिप्ट है, ठीक है, हमारी एप्लीकेशन सही चल रही है, ओके। अब अगर याद हो आपको, जो हमारी तीसरी एप्लीकेशन थी फूड ऑर्डरिंग सिस्टम वाली, उसमें सिर्फ हमने एक ही टेस्ट केस इंप्लीमेंट किया था। अब आपको क्या करना है, सारे पॉसिबिलिटीज जितने भी टेस्ट केसेस हैं वो सारे चेक करने हैं, वो सारे इंप्लीमेंट करने हैं, ताकि आप एश्योर्ड हो जाओ कि आपका प्रोग्राम 100% ओके चल रहा है, उसमें कोई एरर नहीं है, उसमें कोई बग नहीं है, ठीक है। तो इंटेंशनली मैंने वो सारी पॉसिबिलिटीज कवर नहीं की थी, सो दैट एज एन एक्सरसाइज आप खुद करो, ठीक है। ताकि आपको भी तो प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको भी तो पता होना चाहिए ना एक प्रोग्राम को कैसे टेस्ट करना है, ठीक है। तो जितने भी पॉसिबल टेस्ट केसेस आप विजुलाइज कर सकते हो, ओके, उनको इंप्लीमेंट करो। और कहीं अगर आप अटकते हो, कहीं आपको दिक्कत आती है, मेरे को रिपोर्ट करो, मेरे को कमेंट करो, मैं उसका रेजोल्यूशन आपको इमीडिएटली दूंगा, ओके। तो हमारी अब 4 स्क्रिप्ट्स हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए, हमने उनके फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स देख लिए, ठीक है, उनको इंप्लीमेंट करके भी देख लिया। तो आई थिंक कि अब ये सेशन हम बंद करते हैं, ठीक है, क्लोज करते हैं आज का सेशन। इन दी मीन टाइम आप क्या करोगे, तो मैंने क्या किया, मैंने आपके सामने फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स रखी, उसका एक पॉसिबल सोल्यूशन दिया। अब आपको क्या करना है, आपको वो सारी रिक्वायरमेंट्स को खुद स्टडी करना है, ठीक है, उनको समझना है और खुद उनको प्रोग्राम करना है, ठीक है। ये मैं सोल्यूशन दूंगा तो सही, लेकिन इनको नहीं देखना, ये जो वर्किंग सोल्यूशन मैंने दिया इसको नहीं देखना, ठीक है। आप अपना प्रोग्राम लिखोगे, ठीक है, चारों जो एप्लीकेशंस हैं खुद आप लिखोगे, ठीक है। जितने भी पॉसिबल टेस्ट केसेस हैं वो इंप्लीमेंट करके देखोगे, ठीक है। कहीं कुछ दिक्कत होती है तो आप एज ए रेफरेंस ये 4 स्क्रिप्ट्स आप देख सकते हो, ओके। पर पहले कोशिश आपको ये करनी है कि आप खुद कर पाओ, ठीक है, भले उसमें टाइम लग जाए, क्योंकि देखो आपको प्रोग्रामिंग करना सीखना है, ठीक है, एक प्रो बनना है, मास्टर करनी है प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो वो कैसे होगी, खुद करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ ये है कि
किसी के जैसे आपका मेंटोर है, उसने जो आपको सैंपल एक्सरसाइजेस दिए हैं, सॉल्यूशंस दिए हैं, उनको आप देख सकते हो एज ए रेफरेंस, पर अल्टीमेटली लिखना आपको है। ठीक है, फिर भी अगर कहीं आप अटकते हो, ठीक है, मेरे को कमेंट करो, मैं उसका सोल्यूशन आपको दूंगा। ठीक है, अब ये 4 स्क्रिप्ट तो हो गई। अब डे 19 सेशन में भी हम एक मेगा प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, वो कम से कम 40-45 मिनट का होगा, एक सिंगल एप्लीकेशन होगी। ठीक है, उसके बाद फिर हम अपने थ्योरी सेशंस रिज्यूम करेंगे। वो जो लूप्स वगैरह हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, रेंज है, लूप्स हैं, वो सारे फिर हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आप ये ये अभी क्लोज करते हैं, ये चारों स्क्रिप्ट्स आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, अपना ध्यान रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं डे 19 सेशन में। थैंक्स।